नमस्कार, स्वागत है आपका आपके परिवार द लीगल संकल्प में। आज हम देखने वाले हैं हमारी बीएनएस की क्लास नंबर जो है 13 और इससे पहले 12 क्लास हो चुकी हैं। आज ये आपकी बीएनएस की लास्ट क्लास है। आज आपका बीएनएस समाप्त हो जाएगा और अभी इससे पहले की जिसने क्लासें ना देखी हो, आज की इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक क्लास बाई क्लास डाल दिए जाएंगे। आप लोग उनको जरूर देखें, जिससे कि एक बार में आप सारी क्लासों को एक दूसरे से जोड़ सकें और समझने में बहुत आसानी रहे। इसके बाद अब आपको एक केवल वीडियो और हमें बीएनएस का देना है, जिसमें पूरा बीएनएस का चार्ट दे देंगे आपको। मैंने बताया था ना कि बस चार्ट को देखना है, सारी क्लासें आपको अपने आप याद आ जाने वाली हैं और बस उसी चार्ट का रिवीजन करना है। पूरा बीएनएस का काम तमाम, बिल्कुल एकदम बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। और जो लोग परेशान हो रहे हैं कि सर सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो आपको बता दें कि 5 या 6 जो ये आपके लॉ हैं, इनको ही मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। बकाया जो आपके एक्ट 1-1, 2-2 नंबर के आ रहे हैं, अगर उनको भी मैं इतना डिटेल से पढ़ाऊंगा तो भाई ऐसे मान लो कि मेरे पढ़ाने और आपके पढ़ने दोनों लोगों की ही बेवकूफ़ी है। जो 1 या 2 नंबर का केवल आ रहा है एक्ट, और उसको मैं अगर इतना डिटेल में पढ़ाऊँ, ये 10 नंबर 8 नंबर के आते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर एक सेक्शन से कम आपका परिचय तो हो ही जाए। इसलिए मैं इसके सारे सेक्शन से आपको अवगत करा रहा हूं, क्योंकि अभी समय है और कोई जल्दबाजी नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग धैर्य रखें, थोड़ा बने रहें, पढ़ते रहें, बहुत मजा आने वाला है। लास्ट टाइम जब नोटिफिकेशन आएगा और एग्जाम का समय होगा, तब आप लोग उन सबसे और सबसे आगे होंगे, जो लोग अभी जिनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। आप लोग तब तक सब कुछ तैयार कर चुके होंगे, सिर्फ रिवीजन चल रहा होगा और एकदम कॉन्फिडेंट से भरे हुए होंगे कि हाँ बस एआईबी ना पार एकदम। तो इसलिए धैर्य रखें और आराम से पढ़ते रहें। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास आज की। तो भाई अध्याय हमारा जो है वो है 18। अध्याय हमारा है 18, चैप्टर 18 है हमारा। और चैप्टर 18 में हम आज पढ़ने वाले हैं सेक्शन 335 से सेक्शन 350 तक, मतलब धारा 335 से धारा 350 तक आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, किससे रिलेटेड? तो भाई इससे रिलेटेड पढ़ने वाले हैं दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय में। जो भी दस्तावेजों और संपत्ति चिन्ह जैसे जुड़े हुए अपराध होते हैं ना, फर्जीवाड़ा, फर्जीफिकेशन, गलत जानकारी देना, छिपाना, जितने भी इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन, कोई भी अपराध अगर आपको दिखाई पड़े, समझ जाना कि चैप्टर 18 और आपका सेक्शन 335 से सेक्शन 350 के बीच में दिया गया है। तो सबसे पहले हमारा सेक्शन जो दिया गया है, सेक्शन 335 धारा 335 क्या कहती है? झूठा दस्तावेज बनाना। मतलब सेक्शन 335 जो है झूठा दस्तावेज बनाने से संबंधित है। दस्तावेज का मतलब किसी भी प्रकार का कागज हुआ, किसी भी प्रकार का प्रार्थना पत्र हुआ, ज्वाइनिंग लेटर हुआ, ऐसा किसी भी प्रकार का कोई भी पत्र झूठे तरीके से, फिर वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड हो, फर्जी बिल हुआ, फर्जी रिकॉर्ड हो, चाहे आपका कोई पत्र वगैरह हो, लेकिन वो क्या हो, फर्जी हो। सीधा सीधा मतलब है जालसाजी के लिए। जालसाजी के लिए किसी भी प्रकार का झूठा दस्तावेज, पत्र, ज्वाइनिंग लेटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड वगैरह अगर बनाया जाता है, तो ऐसा बनाना जो है वो क्या है, एक अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसा अपराध करने वाले को 3 से 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से पनिश्ड किया जाता है। अब 3 से 7 वर्ष वाली बात यह है कि डिपेंड करता है कि उस दस्तावेज का प्रयोग किस अपराध को करने में किया गया, उस हिसाब से सजा का प्रावधान किया गया है। अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारा है 336 धारा 336। क्या है? कूट रचना। अब बताइए कूट रचना क्या होती है? कूट रचना किसी विशेष इरादे से झूठे दस्तावेज बनाना, बदलना या नुकसान पहुंचाना। मतलब सेक्शन 336 सीधा सीधा आपका कूट रचना से संबंधित है। सीधी बात समझिए कि कोई एक विशेष इरादा हो, उस इरादे से मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई एक विशेष इरादा, और उस इरादे से झूठे कागज बनाना या बने हुए कागज को बदलना या छिपाना, या किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी ऐसी गतिविधि करना जिससे फर्जीवाड़ा समझ में आए, फर्जीवाड़ा से संबंधित हो, उसके पीछे कोई एक विशेष इरादा होना चाहिए। तो ये क्या है, ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसा जो अपराध करता है तो उसको 3 से लेकर 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना से पनिश्ड किया जाता है। देखिए सजा का जो प्रावधान है पनिशमेंट का, वो मैंने बता ही दिया है कि जिस प्रकार का अपराध होता है उसकी गंभीरता के ऊपर आधारित होता है। इसके लिए आप लोग थोड़ा थोड़ा बेयर एक्ट जरूर पलटते रहें।
वेयर एक्ट से आप ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा सेक्शन आपका कहाँ दिया गया है, कितना आगे कितना पीछे दिया गया। क्योंकि वेयर एक्ट जब आप खोलेंगे तो उसमें कई चीजें दी जाएंगी। पहले आपको तुलनात्मक अध्ययन होगा, फिर तुलना दी जाएगी, फिर किसी वेयर एक्ट में कुछ दिया गया है, किसी में कुछ दिया गया है, फिर उसके बाद आपकी बीएनएस स्टार्ट होगी, फिर उसकी आपके पर हर एक बीएनएस की कौन सा सेक्शन किस पेज पर है ये सारणी लिखी होगी। तो कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कौन सी सारणी है, कहाँ तुलना दी गई है और कहाँ पर क्या बात की गई है, तब तो आप ढूंढ पाएंगे वहां पर बैठ कर। मान लो दिमाग में अगर क्वेश्चन नहीं आया, नहीं टच हो पा रहा, तो कम से कम अपना बेयर एक्ट उठाकर आप ढूंढ तो लेंगे। और जब आपने बेयर एक्ट को देखा ही नहीं होगा, परिचय नहीं किया होगा, तो आप क्या ढूंढ पाएंगे, है ना। तो इसलिए बेयर एक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट सेक्शन हमारा है 337, धारा 337 क्या है, न्यायालय या किसी सार्वजनिक रजिस्टर के रिकॉर्ड की जालसाजी करना। मतलब चाहे वो न्यायालय से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई सार्वजनिक रजिस्टर हो लिखा पढ़ी वाला जिसमें सार्वजनिक कार्य हुआ करते हो, चाहे वो न्यायालय के रजिस्टर सबूत से रिलेटेड हो। अब क्या है, उनके रिकॉर्ड की जालसाजी, उनका जो रिकॉर्ड होता है ना उसको परिवर्तन करना, उसमें फर्जीवाड़ा करना, उसमें गलत जानकारी देना, गलत चीजें जोड़ना, ओवर राइटिंग करना, उसकी जो वास्तविकता है उसके साथ छेड़छाड़ करना, ये सब क्या है, ये सब भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। सारी चीजें लगभग एक दूसरे से रिलेटेड हैं, सिमिलर हैं, लेकिन हर अपराध को और हर एक बनावटी जो कार्य होता है उसको अलग अलग सेक्शन में रखा गया है। बस यही तो मुझे जानना है। पूरा चैप्टर देखा जाए पूरा जालसाजी और ये फर्जीवाड़े से ही संबंधित है, लेकिन कहाँ पत्रों की हो रही है, कहाँ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की, कहाँ न्यायालय और सार्वजनिक रजिस्टर को लेकर हो रही है, बस इन चीजों का हमें जानकारी रखनी है। तो यहाँ पर 337 में दिया गया है कि न्यायालय और रजिस्टर, सार्वजनिक रजिस्टर के साथ जालसाजी। तो अगर ऐसा कोई करता है तो ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। क्या है अपराध की श्रेणी में, इसका पनिशमेंट क्या है, तो ये 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना से पनिश किया जाता है अगर कोई ऐसा अपराध करता है। अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं 338, धारा 338, कूट रचना। अब ये कूट रचना क्या है, अब समझ लीजिए कूट रचना और ये ऐसे ऐसे शब्द दिए गए हैं, मिथ्या दस्तावेज और ये प्रतिभूति। तो क्या ये समझ में आ रहे, बिल्कुल नहीं आ रहे, लेकिन इसको हम जब हिंदी में परिवर्तित कर दे रहे हैं, अपनी भाषा में बता रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि इंग्लिश के चक्कर में इतना ज्यादा ना पड़े। अगर आप इंग्लिश क्या मतलब आप कल को न्यायालय जाएंगे तो वहां पर भी आपको यही शब्द और यही सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। वहां आपसे कोई दूसरा वकील प्रॉपर इंग्लिश में बात नहीं करेगा। हो सकता है आप न्यायालय में एज जज के फ्रंट पे आप इंग्लिश में बहस करें, अपनी बात को कहें, लेकिन आप अपने जो आपका क्लाइंट होगा अगर आप उससे इंग्लिश में बात करेंगे, उसको अगर नहीं समझा पाएंगे तो भाई वो क्लाइंट आपको छोड़कर चला जाएगा। क्लाइंट आपके पास पढ़ा लिखा नहीं है, क्लाइंट आपके पास आएगा एकदम अपराधी टाइप का, जिसको कोई मतलब नहीं होगा पढ़ाई लिखाई से। पढ़े लिखे तो एक आध कोई होते हैं जो फंसा जाते हैं। अब अपराधी जैसे क्लाइंट को आप इंग्लिश में समझा रहे होंगे, क्या उसके समझ में आएगा और क्या वो आपको वकील मानेगा, ठीक है ना। उसको उसकी भाषा में, अपनी भाषा में समझाना पड़ेगा, जैसे समझ में आएगा हाँ फर्जीवाड़ा किया है। अब उसको कूट रचना, वो क्या कूट रचना, ठीक। तो कानून के शब्द हमें जानकारी होनी चाहिए, इंग्लिश में भी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जानकारी होनी चाहिए हमें अपनी भाषा, लोकल लैंग्वेज की क्या है क्या नहीं है। इसी चीज से हम अपने क्लाइंट को बता पाते हैं, इसी भाषा में क्लाइंट हमें बता पाता है, ठीक है ना। तो इससे जरूर जुड़ते रहें। कूट रचना का सीधा मतलब फर्जीवाड़ा से है। अब यहाँ फर्जीवाड़ा किस प्रकार का, पासपोर्ट हुआ, डिग्री हुआ, नकली वसीयत हुई, नकली चेक हुई, मूल मतलब किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार का ऐसा फर्जीवाड़ा जिसमें पासपोर्ट के साथ छेड़छाड़, डिग्री, नकली डिग्री लगा के नौकरी ले ली, ठीक है, किसी की नकली वसीयत बनवा ली उसकी जगह जमीन हड़पने के लिए, ठीक है, नकली चेक लगा के बैंक से पैसा निकाल लिया, या कोई और मूल्यवान चीज जिसका नकली प्रारूप बना के उसका प्रयोग करके फायदा ले, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी फायदा लेने के लिए ऐसा फर्जीवाड़ा जो पासपोर्ट, डिग्री, नकली वसीयत, नकली चेक या मूल्यवान वस्तु के साथ किया जाता है, तो ये सेक्शन 338 के अकॉर्डिंग अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसा अपराध करने वाले अपराधी को 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक का जुर्माना का प्रावधान है। अब ये डिपेंड करता है जिस प्रकार का फर्जीवाड़ा किया होगा और जिस प्रकार के केस में उसका प्रयोग किया गया होगा, अब ये उसकी गंभीरता पर निर्भर करता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन 339, धारा 339 क्या है, जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कब्जे में रखने से संबंधित। पहले आपने पढ़ा था सेक्शन 337 और 338, धारा 337, 338 में पढ़े थे, जाली दस्तावेज बनाना, इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड बनाना, किसी के साथ
छेड़छाड़ मतलब किसी कागज के साथ छेड़छाड़, पत्र के साथ छेड़छाड़, किसी भी ऐसे ऐसे किसी भी प्रकार डिग्री के साथ छेड़छाड़, तो ये सब क्या था उसमें पढ़ा था, ये करना अपराध है। अब यहाँ क्या है, यहाँ रखना अपराध, मतलब जो आपने 337 और 338 में जो कुछ पढ़ा वो जो भी जाली, उनके जो भी जाली दस्तावेज हैं, जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कब्जे में रखने से संबंधित ये आपका सेक्शन है 339। इनको रखना भी एक गुनाह है, रखना भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। और अगर ऐसा कोई अपराध करता है, कौन सा अपराध, जो 337 और 338 में बताया गया, उसको रखने का जो अपराध करता है, तो भाई उसको 7 वर्ष से लेके आजीवन कारावास और जुर्माना का प्रावधान किया गया है ऐसे अपराधी के लिए। ठीक है, अब हम हमारी नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं 340, धारा 340 क्या कह रही है, जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को असली के रूप में प्रयोग करने से संबंधित। मतलब जाली दस्तावेज हैं, कोई जाली इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, फर्जी दस्तावेज, इसके उसको अब जानबूझकर असली के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। खूब पता है ये फर्जी है, लेकिन किस लिए कि कहीं कोई फायदा हो जाए, पैसे बच जाएं, या कोई दूसरे के रुपए पैसे या जमीन जायदाद है, उसके फर्जी कागज बनवा के उसका प्रयोग कर लिया कि वो जमीन अपने नाम पर चढ़वा ली। या सीधी बात, ये सारी चीजें किस लिए होती हैं, अपने पर्सनल फायदे के लिए। तो ये फायदे के लिए जो ये जाली दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को असली रूप में प्रयोग करते हैं ना, ये करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। सारी बातें हो गई, बनाना, रखना और प्रयोग करना, तीनों लोग अपराधी हो गए। जाली बनाता है वो भी अपराधी है, जो उसको अपने पास रख रहा है वो भी अपराधी है, और जो उसको प्रयोग कर रहा है वो भी अपराधी। और जिसने खुद ही बनाया, खुद ही अपने पास रखे हुए पकड़े गए और खुद ही उसका प्रयोग करते पकड़ा, तीनों सेक्शन उसके ऊपर लगेंगे, तीनों सेक्शन पे उसके ऊपर केस चलेगा। तो ये क्या है, ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। तो जब ये अपराध की श्रेणी में आता है तो उसमें पनिशमेंट क्या है, 7 से 10 वर्ष का से लेके आजीवन कारावास। जैसी आपके अपराध की गंभीरता होगी, 7 वर्ष से लेके 10 वर्ष और आजीवन कारावास और जुर्माना तक का प्रावधान किया गया। ऐसे अपराधी को 7 वर्ष से 10 वर्ष से लेके आजीवन कारावास और जुर्माना से पनिश्ड किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन हमारा है सेक्शन 341, धारा 341, जालसाजी के इरादे से जाली मोहर या उपकरण बनाने या रखने से संबंधित। मतलब फर्जीवाड़ा, जालसाजी, किसी के साथ गलत करने के इरादे से कोई फर्जी मोहर बना ली या कोई ऐसा उपकरण बनाया या रखा, पास पाया गया, किसी भी प्रकार का ऐसा उपकरण जिससे कोई भी फर्जी कागज तैयार होते हो, मोहर तैयार होती हो, अगर ऐसा कोई उपकरण पाया गया या कोई फर्जी मोहर, मतलब हमारे पास उस चीज का राइट नहीं है लेकिन हमारे पास उसकी मोहर है। जैसे मैं एडवोकेट हूँ और हमारे पास वो मोहर नहीं है, या मेरे पास है भी लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के पास सेम वैसी मोहर है, जबकि उसके पास कोई राइट नहीं है कि मेरे नाम से, मेरे रजिस्ट्रेशन नंबर से किसी को मोहर लगाकर कोई कागज देने की, तो वो क्या हो गया, वो अपराधी की श्रेणी में आ गया। अब वो उसको चाहे रखे हो चाहे उसका प्रयोग कर रहा हो, आपराधिक श्रेणी में हो गए। तो ऐसा अगर कोई कार्य करता है तो उसको 3 वर्ष से लेके 7 वर्ष और आजीवन कारावास जैसे जुर्माना से पनिश्ड किया जाता है। इसमें भी वही है कि जैसी अपराध की जैसी श्रेणी होगी उस हिसाब से उसको सजा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा जो है सेक्शन 342, धारा 342 क्या कह रही, दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करने के लिए इस्तेमाल होने वाले डिवाइस या निशान के जालीकरण और जाली सामग्री को अपने पास रखने से संबंधित। लाइन थोड़ी लंबी होगी, अपने भाषा में समझिए। जो दस्तावेज फर्जी बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो फर्जी बनाए जाते हैं, अब उनको इस्तेमाल होने के लिए डिवाइस भी होती हैं जो उनको सही या गलत का बताती हैं कि ये सही है या गलत है, वेरीफाई करती हैं, सीधी बात। ठीक है, सामग्री कुछ ऐसी होती हैं जो वेरीफाई करती हैं। तो क्या है, अब पता चला कि दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है उनको प्रमाणित करने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है ना डिवाइस हैं, वो भी फर्जी बना रखी हैं। मतलब फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं और जो डिवाइस उसको वेरीफाई करेगी वो भी पहले से फर्जी कर रखी है, जिससे कि वेरीफाई भी हो जाए, मतलब और ऊपर के लेवल का अपराध हो गया। तो भाई इसमें बता दें आपको कि जब ऐसा कोई अपराध होता है कि फर्जी कागज वागज तो फर्जी हैं ही हैं, फिर उनको जो वेरीफाई कर रहे हैं वो डिवाइस वगैरह भी फर्जी हैं, ठीक है, तो ऐसा करना अपराध की श्रेणी में आता है। तो ऐसा जब अपराध होता है तो जो सेक्शन 338 में वर्णित दस्तावेज हैं तो जो वहां पर हैं, अगर उनसे रिलेटेड कोई अपराध होता है तो 7 वर्ष से लेके आजीवन कारावास और जुर्माना का प्रावधान है। और यही कोई अन्य दस्तावेज, नॉर्मली दस्तावेज हैं, साधारण दस्तावेज, उनका अगर कोई प्रयोग हुआ प्लस साथ में डिवाइस भी वेरीफाई करने वाली फर्जी पाई जाती
7 वर्ष का कारावास का प्रावधान किया गया है, प्लस साथ में इसमें जुर्माना भी लगाया जा सकता है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। हमारा नेक्स्ट जो सेक्शन है, सेक्शन 343, धारा 343 क्या कह रही है? वसीयत, गोद लेने का अधिकार या किसी मूल्यवान प्रतिभूति को धोखाधड़ी से रद्द करने का छिपाने से संबंधित। मतलब सीधी बात समझिए, जो सेक्शन 343 जो आपका है, तो वो जो वसीयत हुआ आपके, ठीक है, गोद लेने के जो अधिकार हैं, उनके कागज वगैरह हुए, या किसी मूल्यवान कोई प्रतिभूति है, ठीक है, इनके साथ कोई धोखाधड़ी या रद्द करने या छिपाने संबंधित है। मतलब इनको रद्द कराना, धोखाधड़ी करके, ठीक है, या छिपाना, छिपा रहे हैं, बता नहीं रहे, तो ऐसा करना क्या है, ये भी एक अपराध की श्रेणी में पाया जाता है। और जब ऐसा कोई अपराध करता है तो उस अपराधी को 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया, दोनों से पनिश किया जाता है। अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 344, धारा 344। ये भैया 344 लिखा हुआ है, थोड़ा ओवर राइटिंग हो गई है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो क्या है? खातों में हेरफेर। भैया ये खातों में हेरफेर से संबंधित है, इसको आप लोग याद रखो, ये कई लोगों के साथ होता रहता है, ठीक है। क्या है? कोई क्लर्क हो, अब भाई क्लर्क ही करेगा, कोई अधिकारी हुआ या सेवक होते हुए जानबूझकर हेर फेर करता है। अब चाहे आपका ग्रामीण बैंक में हो, चाहे डाकखाने में हो, चाहे बैंक में हो, या चाहे किसी और प्रकार का खाता हो, या कोई बही खाता हो, या कोई छुटपुट खाता हो, या आपने किसी लोकल कहीं पे खाता खुलवा रखा है और उसमें वहां पे जो काम करने वाला कर्मचारी है, क्लर्क है या अधिकारी है, वो क्या कर रहा है? फर्जीवाड़ा कर रहा है। तो ऐसा करना तो सीधा सीधा पता है अपराध की श्रेणी में, मेरा पैसा में नहीं चढ़ाया जा रहा है, अपना पर्सनल यूज कर रहा है या उसका फर्जीवाड़ा कर रहा है, तो ये सीधा सीधा अपराध की श्रेणी में आता है। तो ये सेक्शन 344 के अकॉर्डिंग अगर ऐसा कोई भी करता है तो ऐसे अपराध करने वाले अपराधी को 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से पनिश किया जाता है। ऐसी घटना एक हमारे साथ भी हो चुकी है। डाकखाने में मैंने अकाउंट खुलवाया, अकाउंट मेरा, मैं उसमें जो रुपये अमाउंट जमा करना चाहता था वो जमा ना करके 250 रुपये से कहा कि मिनिमम 250 से अकाउंट खुलेगा। भैया अकाउंट खुल गया, मैंने कहा ये पैसा मैं जमा करना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है आप ये जमा कर दो। उसकी भी स्लिप भरवा के ले ली, मुझसे पैसा ले लिया, 250 की स्लिप भरवा के पैसा ले लिया और कहा किताब आप 2 दिन बाद ले लेना आके। मैं दूसरे दिन 2 दिन बाद जब किताब लेने पहुंचा तो जो पासबुक थी उस पर सिर्फ 250 रुपये चढ़े हुए थे, बकाया जो मेरा अमाउंट था वो चढ़ा ही नहीं हुआ, तो वो बड़ा अमाउंट था। जब मैंने उससे बात की तो उसने कहा कि आपने तो 250 रुपये खाता खुलवाया था केवल। तो हमने खाता 250 का खुलवाया तो उसके साथ एक अमाउंट भी तो दिया था उसमें जमा करने के लिए। फिर वो इधर उधर देखता रहा, ये टेबल खोली, वो ड्रॉल खोली, इधर देखा उधर देखा। तो हमने उससे जब और चर्चा की, मैंने कहा आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, मैं उस दिन का रिकॉर्ड निकलवा लूंगा, मैं ऐसे ऐसे एडवोकेट हूँ। तो वो थोड़ा भड़बड़ा गया, डर गया। तब उसने इधर बात की उधर बात की और फिर मेरे अकाउंट में जो मेरा अमाउंट था उसको सबमिट करके और मुझे पासबुक पर चढ़ा कर दिया। हाँ, अगर वहां मैं एक्शन ना ले पाता या 2 की जगह मैं कहीं 1 महीने बाद पहुंचता तो या तो मैं उस अमाउंट को ना लेने की वजह से छोड़ देता उसको कि इस अमाउंट की वजह से कौन कोर्ट कचहरी वगैरह करे, लेकिन मैंने सजगता दिखाई, वकील हूँ, तो उसको मजबूरी में वो अमाउंट पे करना पड़ा, नहीं तो मेरे साथ क्या हो जाता? फ्रॉड हो जाता। तो ऐसा तो चलता रहता है। तो अगर ऐसा फ्रॉड किसी के साथ होता है तो 344 के अकॉर्डिंग उसके ऊपर 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना जैसी सजा से वो उसको दंडित करवा सकता है। ध्यान रखें इस चीज। यहाँ से हमारा सेक्शन 345 धारा 345 क्या कह रही है? संपत्ति चिन्ह से संबंधित। मतलब 345 से नीचे आपको संपत्ति चिन्ह से संबंधित आपको धारा मिलने वाली है। संपत्ति चिन्ह से संबंधित 345 से 350 तक क्या है? सामान हुआ, माल या पैकेज पर लगाया हुआ निशान दर्शाता है कि किसी विशेष व्यक्ति की है। मतलब किसी भी प्रकार का कोई सामान हुआ, माल हुआ, कोई भी पैकेज हुआ, इस पर कोई किसी व्यक्ति की मोहर या कोई निशान लगाता है जिससे पता चलता है कि हाँ ये फलानी कंपनी की है, फलानी फर्म की है, फलाने व्यक्ति की है, फलाने ब्रांड की है। अब क्या है? उसके साथ छेड़खानी की जा रही है, तो ये क्या है? तो ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। तो अगर ऐसा कोई अपराधी अपराध करता है तो उसको 1 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से पनिश्ड किया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 346 धारा 346 क्या है? चोट पहुंचाने के आशय से संपत्ति चिन्ह से छेड़छाड़ करने संबंधित। मतलब किसी को चोट पहुंचाने, मतलब नुकसान पहुंचाने, चोट पहुंचाने के आशय से, संपत्ति तो आपकी कुछ भी हो सकती है, आप जो जूता पहने वो भी आपकी संपत्ति है, आप जो घड़ी बांधे वो भी आपकी संपत्ति है, और आप कोई कारोबार कर रहे हैं वो भी आपकी संपत्ति चल संपत्ति होती है, अचल संपत्ति होती है।
हर चीज आपके पास जो है वो आपकी संपत्ति है कहीं ना कहीं। ठीक, अब क्या है, चोट पहुंचाने का आशय से संपत्ति चिन्ह से छेड़छाड़ करने से संबंधित। अब आपने कोई अपना एक संपत्ति चिन्ह बना रखा है, उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है, जिससे पता ना चले ये चीज आपकी है या नहीं है, किसकी है, किस लिए, स्पेशली सिर्फ चोट पहुंचाने के आशय से। तो क्या है, ये एक अपराध है और ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को 1 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से पनिश किया जाता है। अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, क्या है, सेक्शन 347, धारा 347, संपत्ति चिन्ह की जालसाजी। मतलब लोकल माल, जैसे कोई संपत्ति चिन्ह मतलब कोई भी आपका प्रोडक्ट है, उस पर कोई साइन है, चिन्ह है। अब क्या है, वैसा ही चिन्ह या साइन को कॉपी करके किसी और पर लगाकर माल को बेचा जा रहा है, लोकल माल बेचा जा रहा है, फर्जीवाड़ा ऐसा किया जा रहा है, संपत्ति चिन्ह की जालसाजी जानबूझकर की जा रही है। तो ऐसा करना क्या है, ये भी भैया एक अपराध की श्रेणी में आता है कि मेरा ब्रांड है, मेरा माल है, आप उसको लोकल पे टैग लगा के उसको बेच रहे हैं, वो कल को खराब निकलेगा, इससे हानि किसकी होगी, इससे हानि हमारी होगी, लोग गलत किसे ठहराएंगे, हमारे नाम को ठहराएंगे। तो क्या है, ये एक अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसा अपराध करने वाले को 2 से 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाता है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा है सेक्शन 348, धारा 348। क्या कहती है कि संपत्ति चिन्ह के फर्जीवाड़े के लिए उपकरण बनाना। संपत्ति चिन्ह के साथ फर्जीवाड़ा तो चल ही रहा है, अब वो फर्जीवाड़ा करने के लिए चाहे वो लोगो हो, चाहे नाम हो, चाहे मोहर हो, चाहे किसी भी प्रकार से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, उसके लोगो वोगो डिजाइन विजाइन साइन वाइन चेंज करके, तो किसी ना किसी उपकरण से चल रहा होगा ये। अब क्या ये है कि उसका जो उपकरण जो लोग बना रहे हैं, अब वो चाहे बना रहे हो, चाहे अपने पास रखे हुए हो, या उनके पास पाया जाता है, तो ये क्या है, ये अपराध की श्रेणी में आता है। तो ऐसा अगर कोई अपराध करता है, फर्जीवाड़े से जुड़े संपत्ति चिन्ह के उपकरण रखता है या बनाता है, तो भाई उसको 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से पनिश्ड किया जाएगा। अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारा है 349, धारा 349। क्या है, नकली चिन्ह लगे सामान को बेचना या रखना। मतलब खूब पता है जानबूझकर कि ये नकली चिन्ह है और लोकल माल है, अब उसको जानबूझकर बेच रहे, ठीक है, किस लिए, फायदे के लिए। ओरिजिनल चीज आ रही है 100 रुपए की, और वैसे ही बिल्कुल हॉलमार्क वही सब एकदम टैग वैग लगा हुआ वही चीज कितने की आ रही, मिल रही है आपको 30 रुपए में मिल रही, और आप उसको 50 रुपए में बेच रहे हैं। इंसान क्यों खरीद रहा है, ओरिजिनल बता के बेच रहे हैं, इंसान इसलिए खरीद रहा है, अरे यार 100 रुपए में आती है, बताओ 50 रुपए में मिली जा रही, 50 का फायदा हुआ जा रहा। अब वो भी नहीं समझ पा रहा ये लोकल है, क्यों, क्योंकि उसको इधर उधर की बातें बताई जा रही कि मैंने सीधा कंपनी से उठाया है, वो माल फैक्ट्री बंद होने वाली थी इसलिए उसने सस्ते में दे दिया है, ये सब बातें की जा रही हैं, फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है। तो इसके लिए क्या है, जितनी भी फैक्ट्री कंपनी वगैरह होती हैं, ये लोग अपने कर्मचारी और अधिकारियों को रखते हैं, ये लोग मार्केट में जाते हैं, माल देखते हैं और माल खरीदते भी हैं, जिससे इन्हें पता चलता रहता है कि हमारा कंपनी का माल कहीं फर्जी तो नहीं बिक रहा है, इससे न जानकारी। अब पता चला ऊपर टैग लगा हुआ है घड़ी का और अंदर साबुन निकल रहा है पड़ी का, तो ये तो भाई गलत बात है ना। अब पता चला कि पानी की टंकी लेने गए हैं, ब्रांड लिखा हुआ विक्टस और ब्रांड कोई दूसरा ही है, ऊपर कंपनी का नाम लिखा विक्टस, मोहर भी लगी हुई, सब कुछ लगा हुआ। अब ये आप कंज्यूमर तो नहीं जान पाएगा, जो कस्टमर है, ये तो कंपनी वाले ही जान सकते हैं, वो देख के बता देंगे ये फर्जी है। तो ऐसा जो फर्जीवाड़ा करते हैं, नकली चिन्ह लगे सामान को बेचते हैं या रखते हैं, तो ये भी क्या है, ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है, और ऐसा अपराध करने वाले को 1 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 350, धारा 350, माल रखने वाले किसी भी पात्र में गलत चिन्ह लगाना। मतलब कोई भी ऐसा पात्र हो, कंटेनर हो, डिब्बा हो, बॉक्स हो, कुछ भी ऐसी बोतल हो जिसमें माल रखा जाता है, अब उस पर गलत चिन्ह लगाया जा रहा है, फर्जी, ऊपर पैकेजिंग जो है वो गलत की जा रही, माल अंदर फर्जी वाला है, ऊपर पैकेजिंग कर दी असली वाली। जब माल खोल के देखा जा रहा है तो अंदर फर्जी निकल रहा है, अशुद्ध शहद है, ऊपर लिख दिया एकदम शुद्ध ताजा शहद, खोला तो अंदर जमा हुआ निकल रहा है, बेकार निकल रहा है, अशुद्ध निकल रहा है। तो ऐसा जो लोग कर रहे हैं, तो ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है, और ऐसा अपराध करने वाले को 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाता है। अब अपराध की गंभीरता के बाद ऐसी, अब उस अपराध को से जितना गंभीर अपराध होगा, अब उसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा रहा है, किस किस क्षेत्र में किया जा रहा है और किस लेवल तक किया जा रहा है, उस हिसाब से इसकी सजा को घटाया बढ़ाया जा सकता है। ये अपराध की गंभीरता पर निर्भर करता है। आपको बता दें कि जो लोग यूपी एपीओ जो है, आज से उसके फॉर्म पढ़ने लगेंगे, और डिटेल नोटिफिकेशन भी आ गया होगा, और शॉर्ट नोटिफिकेशन पहले ही आ गया।
आपको बताते हैं जो लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और करना चाहते हैं, तो वो लोग सबसे पहले जुड़ जाएं हमसे। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को स्टडी मटेरियल और सारी चीज़ें दी जाएंगी जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि किसी प्रकार की कोई बैच हम देने वाले हैं नहीं, जो देंगे फ्री देंगे, एकदम बिल्कुल फ्री। बीएनएस पढ़ाएंगे डिटेल में, और भी जो आपके लॉ इसमें आते हैं, बीएनएसएस बीएसए लेके आपके कॉन्स्टिट्यूशन और आपका जो जीके जीएस करंट अफेयर्स यूपी स्पेशल सब कुछ पढ़ाएंगे, सब कुछ। पीडीएफ भी होंगी और मेरे हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मिक्स होगा। अभी पेपर होने में लगभग 3 महीने लग जाएगा, तब तक आपको प्री का सिलेबस पूरा हम समाप्त भी करा देंगे। एक आप लोग को हम अच्छा सा प्रैक्टिस सेट रिकमेंड कर देंगे, वो प्रैक्टिस सेट ले लेना, उससे प्रैक्टिस करते रहना। कुछ एक आध 2 बुक बता देंगे, उनको भी पढ़ते रहना, तभी ये आपका यूपी एपीयू का एग्जाम निकलने की संभावना है। केवल किसी एक प्लेटफॉर्म पर आप डिपेंड होकर अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को बता दें कि इस चीज को आप भूल जाएं कि केवल एक प्लेटफॉर्म पर डिपेंड होकर आप पास हो सकते हैं, नहीं। उसके लिए आपको अपना ऑफलाइन अपने खुद से सेल्फ स्टडी जरूर करनी पड़ेगी। ठीक है, आज ये आपकी जो VNS चल रही थी इसकी लास्ट क्लास है, और आपको बता दें कि कल जो है आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की क्लास प्रारंभ हो जाएगी। इसका जो चार्ट है वो 1-2 दिन बाद दे दिया जाएगा, क्योंकि उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। और जो VNSS जो आपकी शुरू करेंगे उसको हम आज रात में देख लेते हैं कि हैंड रिटन ही रखनी है या उसको सीधा PDF में कन्वर्ट करा के ही दे दें आप लोगों को। जो सहूलियत मालूम पड़ेगी मुझे कि मुझे लिखने में आसानी है या मुझे PDF बनाने में आसानी है, तो वो काम करके आपको कल से VNSS की क्लास मिलने लगेगी। और VNSS थोड़ा बड़ा आपका लॉ है, तो इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन ज़्यादा करेंगे और रिटर्न इसका कम रखेंगे। आपको आपके सेक्शन और कौन सा सेक्शन किससे रिलेटेड है ये बताया जाएगा, और उसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। इस जो आपकी VNS थी इसमें कई गैप हो गए, कई दिन क्लास नहीं दे पाई, एक दिन नहीं दे पाई, या कभी कभी 2-2 दिन एक साथ नहीं दे पाई, थोड़ा व्यस्त चल रही थी। अब थोड़ा फ्री हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रोज आपकी एक यूपी एपीओ को लेकर क्लास हुआ करेगी, एक आपकी AIVE को लेकर क्लास हुआ करेगी, या हो सकता है कभी कभी 3 क्लासें भी दिन में आपको देखने के लिए मिल जाएं। तो इसलिए चैनल पर आप लोग बने जरूर हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जिसने अभी तक सारी वीडियो ना देखी हो, आज की डिस्क्रिप्शन लिंक में हम इसमें डलवा देंगे, तो वो भी आप लोग देख लें। तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, अध्याय 19 चैप्टर 19 क्या कहता है कि ये आपराधिक अवित्रास अपमान क्षोभ मानहानि से संबंधित है। तो भैया ये हमें किस सेक्शन में, किस सेक्शन से किस सेक्शन तक पढ़ने के लिए मिलेगा? ये हमें मिलने वाला है आपका सेक्शन 315 से और 357। ये हमें मिलने वाला 351, ये यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, 51 से और ये आपका 57 तक है। ये 351 से और 357 तक ये आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें क्या है, आपराधिक अप्त्रास मतलब आपराधिक धमकी हुई, अपमान हुई, मानहान, इससे संबंधित आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं। अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन मिलता है, सीधा सीधा समझ जाना है कि भाई अध्याय 19 हमारा ये चैप्टर 19 से आया हुआ है, और सेक्शन इसमें 351 से 357 तक देखना है। धारा 351 से 357 तक हमें देखनी है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला जो चैप्टर, मतलब पहला जो सेक्शन है, क्या कह रहा है। सेक्शन 351 धारा 351 क्या कह रही है? धारा 351 हमारी आपराधिक धमकी से संबंधित, मतलब धारा 351 जो हमारी है वो आपराधिक धमकी से संबंधित है। अब वो धमकी चाहे डिजिटल धमकी हो, चाहे आपको ऐसे ही किसी ने धमकी दी हो, किसी भी प्रकार से, किसी प्रकार के पत्र से दी हो, आपको ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से दी हो, या आपको मैसेज किया हो, या किसी भी प्रकार से डिजिटल तरीके से आपको धमकी दी गई हो, या सीधा सीधा किसी ने धमकी दी हो, आपराधिक धमकी हो अगर, तो क्या है, ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। तो ऐसा जो अपराध करता है भैया, तो 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना से पनिश्ड किया जाता है। अब 2 वर्ष का कि 7 वर्ष का, ये उसने आपराधिक धमकी जो दी है वो किस लेवल की, जान से मारने की दी है या नुकसान पहुंचाने की दी है, या जिस हिसाब से उसने आपराधिक धमकी दी होगी उस हिसाब से उसको सजा का प्रावधान उस अपराधी को किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन हमारा जो है वो क्या है, सेक्शन 352 धारा 352 क्या कहती है, शांति भंग करने के इरादे से किए गए अपमान। मतलब शांति भंग करने के इरादे से, मतलब कि किसी का अपमान करना, कैसे, शांति भंग करने से। तो जब ऐसा होता है
तो ये करना क्या है, एक अपराध की श्रेणी में आता है। सीधी बात समझिए इसमें कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को उसको क्या है, अपमान करने के इरादे से उससे उल्टी सीधी बात करना, उससे झगड़ा करना, हाव भाव बदलना, गलत बात करना, शांति भंग करना, जिससे कि उसका अपमान हो जाए, तो ऐसा करना क्या है भैया, ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से पनिश्ड किया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 353, धारा 353 क्या कहती है, सार्वजनिक उपद्रव फैलाने वाले बयान। मतलब किसी भी प्रकार का ऐसा बयान, ऐसी प्रस्तुति, ऐसा कोई सोशल मीडिया पर मैसेज या ऐसी कोई भी गतिविधि जिससे क्या सार्वजनिक रूप से उपद्रव फैल जाए, उसके बयान से, उसकी प्रस्तुति से, उसके किसी तस्वीर डाल देने से, उसके किसी चित्र से, या उसके किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि से जिससे सार्वजनिक रूप से उपद्रव फैल जाए, तो ऐसा करना क्या है, ऐसा करना एक अपराध की श्रेणी में आता है। तो ऐसा अपराध करने वाले अपराधी को 3 से 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना से पनिश्ड किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 354, धारा 354 क्या है, दैवीय अप्रसन्नता का भय दिखाना। मतलब किसी भी व्यक्ति को दैवीय अप्रसन्नता, मतलब देवता, भगवान, प्रभु नाराज हो गए, अब ये प्रलय तुम्हारे घर आ जाएगी, अब तुम्हारे साथ ये समस्या हो जाएगी, या तुम्हारे साथ ये समस्या हो गई है तो अब तुम्हारे साथ ये समस्या हो जाएगी, इतना रुपए हमें दो, या अपनी ये जमीन दो, वहां हम मंदिर बनवाएंगे, या हम ये करेंगे या वो करेंगे। किसी भी प्रकार पे देवी देवताओं से जुड़ी हुई अप्रसन्नता का भय दिखाकर किसी वस्तु को लेना, किसी अप्रिय चीज को लेना, रुपए पैसे की डिमांड करना, किसी प्रकार को लेकर दबाव बनाना। देखा नहीं आजकल समाज में कितने ज्यादा, सबसे ज्यादा जो अभद्रताएं चल रही हैं वो इन्हीं नाम पर चल रही हैं। देखा है आपने कि कोई किसी के साथ जबरन बदतमीजी कर रहा है, कोई किसी के साथ जबरन कोई और कार्य करे ले रहा है दबाव बनाकर, किस लिए कि तुम ये ऐसे ऐसे करोगे तो इस चीज का हो जाएगा, या कोई किसी की बलि दिए दे रहा है, या कुछ, सब क्या है, ये भय दिखाया जाता है उन्होंने कि देवता नाराज हैं, देवी देवता आपसे रुष्ट हो गए हैं, आपके यहाँ ये शनि का वो है, या कुछ भी XYZ कई होते हैं कि आपके यहाँ ये दोष है, वो काल है, इसकी ग्रहण है, उसकी दशा है, इसका नक्षत्र है, पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं। और लोग उनकी इन सब बहकावे में आ जाते हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, रुपए पैसे से लेके अपना शरीर तक दे बैठते हैं और बाद में पछताते हैं। बाद में पता चलता है बड़े बड़े लोग पकड़े गए जिनके नाम थे और उनके साथ ऐसी ऐसी करतूतें निकली जब। ठीक है, तो ये क्या, ये तो एक बहुत बड़ा अपराध है। तो अब उस अपराध में भी ये है कि सिर्फ साधारण भय दिखाया गया है, कुछ अपराध या घटना घटित नहीं हुई, तो उसमें क्या है, 1 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। और फिर डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी घटना या अपराध की क्या गंभीरता रही है, उस हिसाब से सजा का प्रावधान रहता है। बहरहाल यहाँ पर सीधी सीधी नॉर्मल दैवीय अप्रसन्नता का भय दिखाना, किसी ने भय दिखाया है अगर ऐसा, तो 1 वर्ष का कारावास और जुर्माना की बात की गई है। अब हम हमारे नेक्स्ट सेक्शन धारा 355 सेक्शन 355 की बात करते हैं। नशे में धुत व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर दुर्व्यवहार से संबंधित। चलते फिरते आपने देखा होगा, रोड पर, मार्केट में, मोहल्ले में, पीछे गली में नशे में धुत व्यक्ति आता है, इधर उधर गाली गलौज करता है, लोग अपने गेट बंद कर देते हैं, कोई उससे मुंह नहीं लगना चाहता है ना, माहौल खराब करता है, सार्वजनिक स्थान पर दुर्व्यवहार करता है, ऐसा कार्य करता है। पुलिस भी उससे नहीं कुछ बोलती, क्यों नहीं बोलती, क्योंकि उसका करेंगे क्या, वो तो नशे में ही है। तो भैया ऐसे शराबी कबाबी जो लोग अगर आपके आसपास हों, उनसे बच के रहना, दूर रहना, क्योंकि उन लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी सजा का प्रावधान नहीं है। वो गाली गपाली करते रहते हैं, इधर उधर गिरते पड़ते रहते हैं। क्या है इसमें सजा, देखिए जरा एक बार। सजा उन लोगों के लिए सिर्फ 24 घंटे के लिए जेल है। क्यों? क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा थाने में रखेंगे तो न्यायालय में पेश करना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा इसने क्या किया साहब, इसने तो साहब ये पीकर और ये गाली गलौज कर रहा था। तो उसके लिए तो यहाँ दिया ही गया है कि सार्वजनिक स्थान पर दुर्व्यवहार, तो 24 घंटे जेल में रखे, आप छोड़ देते, आप यहाँ क्यों ले आए। तो उन लोगों के भी सामने समस्या है। तो भैया 24 घंटे के लिए और 1000 रुपये बहुत ज्यादा जुर्माना। ठीक है, इसलिए शराबी कबाबी आदमी से दूर रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 24 घंटे, वो तो 24 घंटे काट के निकल आएगा बाहर, कोई दिक्कत नहीं, जब तक वो कोई अपराध नहीं करेगा। नॉर्मली सिर्फ क्या कर रहा है, सार्वजनिक स्थान पर दुर्व्यवहार कर रहा है साहब, तो उसके वजह तो सिर्फ 1000 रुपये और 24 घंटे हैं केवल, बात खत्म हो गई। तो इसलिए ऐसे लोगों को दूर रहना चाहिए। हाँ, मुंह लगोगे आप तो जरूर वो अपराध कर बैठेगा। ठीक है, और वैसे ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। अब हम हमारे नेक्स्ट सेक्शन
सेक्शन 356 धारा 356 के बारे में बात करते हैं। क्या है? मानहानि संबंधित है। इस धारा को भैया जरूर याद रखें, इसलिए कि मानहानि मतलब आपके मान सम्मान को अगर कोई हानि पहुंचाए तो मानहानि के तहत आप उसके ऊपर एक मुकदमा जरूर करवा दें। आप तो अधिवक्ता हैं, ये रोज कोर्ट कचहरी करते ही हैं, इसी बहाने उसको भी घसीट लें। वो भी जब तारीखें करेगा अपर जाएगा आगे। याद रखेगा एक अधिवक्ता से उलझने का क्या परिणाम होता है। क्या दिया गया है? गलत जानकारी फैलाना, झूठा लांछन लगाना, लिखित या मौखिक रूप से अपमान करना, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना। इस प्रकार का किसी प्रकार का कोई भी कार्य करता है व्यक्ति और बाद में माफी मांग लेता है, कहता है चलो रफा दफा करो। ना ना ना, माफ करना ही नहीं भाई, तुमने हमारी मान सम्मान और प्रतिष्ठा को आंच पहुंचाई है। मानहानि का मुकदमा करना है, सीधा न्यायालय में रगड़ देना है ले जाके। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? हाँ, अधिवक्ता की मान सम्मान इज्जत के साथ कोई समझौता नहीं। ये सब आप लोग आज मैं आपको बताऊंगा पढ़ाऊंगा, तब आप कल से आप लोग सक्रिय होंगे तो हो सकता है धीरे धीरे आगे जाके अधिवक्ताओं को एक मजबूत स्थिति प्रदान हो। इसीलिए समाज में आजकल वैसे भी समाज में लोग बहुत हेज दृष्टि से देखते हैं, बहुत ही हेज दृष्टि से। सामने सामने तो वकील साहब पूरा मान सम्मान देंगे, लेकिन पीछे पीछे अरे बहुत लूट मचाते हैं, बहुत नंबर 2 के आदमी ऐसी बातें किया करते हैं। सामने सामने जी सर करते हैं। ठीक है, तो अपने लिए स्टैंड लेना अधिवक्ता लोग जरूर सीखने। अभी अधिवक्ता अभी आपको एडवोकेट एक्ट जब पढ़ाएंगे ना बहुत मजा आने वाला उसमें पढ़ के। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 357 धारा 357। किसी असहाय व्यक्ति की देखभाल करने या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किए गए अनुबंध का उल्लंघन, मतलब कानूनी रूप से कोई को जिम्मेदारी सौंपी गई है किसी असहाय व्यक्ति की देखभाल करने या आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, लेकिन क्या है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। जैसे कि वृद्धा आश्रम में जो कार्य करने वाले हैं, वहाँ का जो मैन प्रबंधक है उसको जिम्मेदारी दी गई है वहाँ पर सभी की देख रेख और देखभाल करने की, लेकिन क्या है वो उसका उल्लंघन कर रहा नहीं कर रहा। अगर ऐसा करता कोई पाया गया, ऐसी कई दुर्घटनाएं सामने आती हैं, ऐसी कई घटना मामले सामने आते हैं जिसमें वृद्धाश्रम खोल रखा है, पैसा लिया जा रहा है लेकिन उसको खर्च नहीं किया जा रहा, वहाँ व्यवस्थाएं नहीं दी जा रही हैं, सुख सुविधाएं नहीं दी जा रही। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है, जब ऐसे किसी कांड में फंसता है कोई तो भाई 3 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपए जुर्माना का प्रावधान इसमें दिया गया है। अब हम हमारा नेक्स्ट और लास्ट अध्याय, लास्ट चैप्टर जहां हमारी बीएनएस समाप्त हो जाती है, अध्याय 20, जिसकी बात हम शुरुआत में भी कर चुके हैं, अब फिर करने जा रहे हैं। चैप्टर 20 अध्याय 20 बीएनएस आपका समाप्त हो जाता है यहाँ पर आकर। और सिर्फ इसमें आपकी एक ही आपका सेक्शन है और ये सबसे छोटा आपका अध्याय है, सबसे छोटा चैप्टर है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही सेक्शन है। अब क्या कहता है वो सेक्शन हमारा? सेक्शन हमारा 358 धारा 358 क्या है? निरसन और व्यावृत्ति से संबंधित है। अब निरसन और व्यावृत्ति की जो परिभाषा जो है हिंदी में, इसकी क्या परिभाषा है, इसको हमने सबसे पहली क्लास में आप लोगों को बता दिया था, सबसे पहली क्लास में। अगर ना देखी हो तो भाई पिछली सारी क्लासें जरूर देख लेना, आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक पढ़ने वाली हैं। ठीक है, अब इसको समझते क्या है। सेक्शन 358 धारा 358 क्या है? ये नए और पुराने कानून के बीच पुल का कार्य करती है ताकि कानून परिवर्तन सुचारू रूप से हो सके। मतलब जो आपका पुराना कानून था, कौन सा पुराना कानून? इंडियन पैनल कोड आईपीसी जो था, जो कन्वर्ट हुआ है आपका बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में, इन दोनों के बीच जो एक पुल का सहयोग का कार्य है वो ये धारा करती है, ये आपका सेक्शन करता है। भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दंड संहिता 1860 के बीच जो सुचारू रूप से एक पुल का कार्य है वो यही करता है। इसका मतलब सीधा सीधा क्या है? निरसन और निरसन का मतलब है कि निरस्त करना, और व्यावृत्ति का मतलब है परिणाम जारी। मतलब निरसन का मतलब पुराने जितने कानून और जो भी थी वो सब निरस्त हो गई हैं और नए तरीके से प्रारंभ हो गए हैं। तो इनके बीच का जो मेल है वही है क्या? सेक्शन 358 इसको दर्शाता है, ताकि कानून परिवर्तन सुचारू रूप से हो सके। मतलब आगे चल के भी अगर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होगा तो इसका राइट पूछा जाए कहाँ दिया गया, तो भैया सेक्शन 358 में निरसन और व्यावृत्ति के बारे में बताया गया है कि पुराने कानून को निरस्त करके नए कानून को जोड़ा जा सकता है, या मतलब पुराने जो केस चल रहे हैं आपके भारतीय दंड संहिता के अनुसार और अब उनको नए जो आपकी भारतीय न्याय संहिता उनमें कन्वर्ट करके और उस प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना है। ये बात आपकी सेक्शन 358 में की गई है। सिर्फ परिभाषा है, किसी प्रकार का इसमें कोई अपराध या दंड का तो मतलब ही नहीं निकलता। ठीक है, तो यहाँ आपका जो बीएनएस है वो आपका हो जाता है क्या? खत्म, मतलब टाटा, क्या? बाय, खत्म, टाटा बाय बाय।
ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका BNS समाप्त हो जाता है। अब कल से आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा सहायता BNSS को प्रारंभ करेंगे, और आपको क्या है रणनीति कल के वीडियो में स्पष्ट कर देंगे। ठीक है, आपको एक चार्ट देना है, वो भी चार्ट बना के एक वीडियो में दे देंगे हम। चैनल पर आप लोग बने रहें और वीडियो में अंत तक आप बने रहे। भाई आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।